हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल ज्योग्राफी के आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर के अंदर अपन शक्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसमें जो जियोमेट्रिक प्रोसेस है उसमें पहला वर्ड अपन स्टार्ट करेंगे डेनुडेशन। और डेनुडेशन के अंदर वेदरिंग या निरोजन, अपक्षय और अपवर्तन दोनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। और फिर इन शक्तियों के कारण जो है आकृतियां जो विभिन्न प्रकार की बनती है बाह्य शक्तियों के कारण आने वाले लेक्चर्स के अंदर उनके बारे में जो बचा हुआ पार्ट है उसमें विस्तार से अध्ययन करेंगे। जहाँ तक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, ये प्रक्रियाएं हैं, भूगर्भिक प्रक्रियाएं हैं और धरातल पर पृथ्वी पर जो है वो आंतरिक एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक आंतरिक और बाह्य शक्तियां हमेशा क्रिया करती रहती हैं और इन क्रिया के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न आकृतियों का धरातल पर निर्माण हमें देखने को मिलता है। जो आंतरिक शक्तियां हैं, डिस्टोप्लाज्म एंड वोल्केनिज्म जो है, एंडोजेनिक शक्तियां जो हैं, ये पटल विरूपण या ज्वालामुखी जो हैं, ये आंतरिक शक्तियां हैं और जिनके कारण जो है वो धरातल पर काफी सारे चेंजेज और परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। जो बाह्य शक्तियां हैं जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे, वेदरिंग है, इरोजन है, डिपोजिशन है, ये एक्सोजेनिक, ये बाह्य शक्तियां जो कि पृथ्वी पर कार्य करती हैं और ये गतिशील रहती हैं। इन सबके पीछे जो एक महत्वपूर्ण कारक है वो सब जो वो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। और इसके इन शक्तियों के लिए और इन आकृतियों के निर्माण के लिए जो है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट, ढाल, भूमि का ढाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पदार्थ खंडित होता है, विघटित होता है, वो भूमि के ढाल के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जो है या गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है स्थान से नीचे की ओर स्थानांतरित होने लगता है। और स्थानांतरित होने के कारण जो है वो ऊपर से निचली जो परतें हैं वो वायुमंडल के संपर्क में आती है। तो इन जो आंतरिक और बाह्य शक्तियों के संदर्भ में भी जो महत्वपूर्ण जो कारक है वो गुरुत्वाकर्षण एंड भूमि का ढाल, ग्रेडियंट, ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके कारण स्पेशली मुख्यतः बाह्य शक्तियों के संबंध में इन दोनों के कारण ही बाह्य शक्तियां अधिक गतिशील होती हैं और उनके कारण विभिन्न आकृतियों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, एक वर्ड आता है डेनुडेशन, अन्नाच्छादन, और ये हमेशा कंफ्यूज करता है कि अपक्षय, अपवर्तन, वेदरिंग एंड इरोजन और डेनुडेशन। साधारण भाषा में जो है हम करते हैं कि पृथ्वी की धरातल पर सदैव दो शक्तियां क्रियाशील हैं। एक शक्ति धरातल का निर्माण करती है, मैंने कहा था, जिसके अंदर की आंतरिक शक्तियां हैं, कुछ न कुछ नवीन करती हैं, सृजन करती रहते हैं। दूसरी उनको सुधार कर या समतलीकरण करती रहती है, बाह्य शक्तियां। भूगर्भ की आंतरिक शक्तियां धरातल का निर्माण करती है, अपने डिस्कस किया है, और विभिन्न आकृतियों को जन्म देती है। बाह्य शक्तियां इन आकृतियों को जो है काटती हैं, खंडित करती हैं और उन्हें समतल करने का प्रयास हमेशा करती रहती है। और इसी इन्हीं के कारण जो है वो जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो डेनुडेशन का जहाँ तक संदर्भ है, डेनुडेशन या अन्नछादन, द सम टोटल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। एक साधारण परिभाषा में धरातल पर क्रियाशील इन दोनों शक्तियों अर्थात अपक्षय और अपवर्तन के सामूहिक प्रभाव को ही अन्नाच्छादन कहा जाता है। डेनुडेशन का सम टोटल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अब दोनों में जब हम अपक्षय और अपवर्तन का जब विस्तार से अध्ययन करेंगे तो एक में गति नहीं है, दूसरे में गतिशील साधन कार्य करते हैं, एक में स्थिर साधन है। तो ये उन दोनों का अंतर आएगा। तो इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है वो डेनुडेशन या अन्नाच्छादन कहलाता है परिभाषा में। ना जब इसको डेरिवेशन को जो हम विभाजित करते हैं, मैंने अभी डिस्कस किया, अपन डिस्कस अपक्षय करेंगे, वेदरिंग करेंगे, टाइप्स ऑफ वेदरिंग अभी विस्तार से अध्ययन करेंगे। और उसके बाद अपवर्तन करेंगे, इसके अंदर विभिन्न जो बाह्य शक्तियां हैं, पवन है, बहता हुआ जल है, हिमानी है, सागरीय तरंगे हैं, इन सब के द्वारा जो है वह अपवर्तन की क्रिया होती है। और अपवर्तन होता है, परिवहन होता है और निक्षेपण, ये तीन कार्य जो है वो थ्री वे ऑफ रिवर जैसे नदी के संदर्भ में कहते हैं, तीन कार्य करती है, अपवर्तन करती है, परिवहन करती है और निक्षेपण करती है। तो विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है विस्तार से। और निक्षेपण का कार्य, जो खंडित पदार्थ है उसको जाके कहीं ना कहीं निक्षेपण करते हैं, निक्षेपण से विभिन्न आकृतियों का निर्माण हमें देखने को मिलता है। अपवर्तन का जहाँ अपक्षय का जो पहला पहला जो कॉन्सेप्ट है, अपन अपक्षय करेंगे और अपक्षय के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो धरातल है चट्टानों पर जो है मौसम, इसके अंदर दो है, क्लाइमेट की दो फैक्टर्स हैं उसमें, टेम्परेचर एंड रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये दो एक ऐसे एलिमेंट हैं
जो अपक्षय को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं। और इन दोनों मौसम से संबंधित है, और चट्टानों के विनाश से जल, ताप, पूरा हिम अधिक प्रभावित होते हैं। और इसके अंदर जब पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य का भ्रंश तक चट्टानों के साथ विनाश में सहायता पहुंचाते हैं। और अतः इन सभी प्रक्रियाओं में, जिनमें चट्टानें अपने स्थान पर ही टूटती रहती हैं, टूटा हुआ पदार्थ अपने मूल स्थान पर ही पड़ा रहता है, अपक्षय कहलाता है। यही डिफरेंस है वेदरिंग एंड इरोजन के अंदर। जो जो चट्टानें हैं वो अपने प्लेस पर ही, वहीं पर ही खंडित होती है। और उसके अंदर जो है तापमान, जो है मैंने अभी कहा था, तापमान बढ़ता है और घटता है, उसके कारण है इसमें कोई भी गतिशील कार्य, साधन कार्य नहीं करता है। अपने स्थान पर ही परत दर परत जो है चट्टानें वहीं पर टूट कर इकट्ठी होती रहती है। जैसे अभी कहा था, वेदरिंग इज डिफाइंड एज अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स थ्रू द एक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, वेदर इन द क्लाइमेट। और इसके अंदर जोनों का विस्तार से हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के अंदर। और इसके अलावा जो है वो कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल है, क्लाइमेटिक टोपोग्राफी है, वेजिटेशन फैक्टर्स है, ये सारे करें। नो, इसके आधार पर जब अब आगे पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसको तीनों को विस्तार से अध्ययन करेंगे। नो, अभी जो बाह्य शक्तियों के संदर्भ में अपन देखते हैं, तो इन बाह्य शक्तियों को दो वर्ग में रखते हैं। इनमें पहली शक्ति जो स्थिर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वेदरिंग बनेगा, पक्ष बनेगा। पहली शक्ति स्थिर है, स्टैटिक या स्टेबल है कहलाती है। इस प्रकार की शक्ति से को अपक्षय, इसके कारण ही तापमान स्थिर है, और इसके कारण जो है कोई गतिशीलता हमें देखने को नहीं मिलती है, और इसके कारण अपक्षय की क्रिया संपन्न होती है। जहां तक अपक्षय की परिभाषा के संदर्भ में, तो विद्वानों का अपन अध्ययन करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है कि अपक्षय वह क्रिया है जिसके जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल की कठोर चट्टानें विघटित अथवा अपघटित होती हैं। इस प्रक्रिया में चट्टानें एक स्थान पर स्थिर रहकर, प्राय रहती हैं, रहकर यांत्रिक विधि द्वारा टूटती हैं, वियोजन डीकम्पोजिशन होती हैं, और टूट फूट कर वह ढीली होकर अपने स्थान पर ही बिखर जाती हैं। वर्षा और तापमान के प्रभाव से भूपटल की चट्टानें टूटकर टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, और यह कार्य अपक्षय कहलाता है। मेन एलिमेंट ये कि चट्टानें जो है अपने स्थान पर ही खंडित होती हैं, इसमें किसी प्रकार की गतिशील साधन कार्य नहीं करता है। इंडस के अनुसार अपक्षय यांत्रिक व रासायनिक विघटन की वह क्रिया है जो कि चट्टानों के भौतिक स्वरूपों को समाप्त करती रहती है। दूसरी जो शक्ति जिसमें गतिशील है, दूसरी शक्ति गतिशील होती है, और ये टूटी हुई मुलायम और ढीली चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाती रहती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, स्थानांतरित करती हैं, और मार्ग में इनका क्षय करती रहती है। ये अपन डिस्क्राइब करेंगे कि चट्टानें जो हैं वो आपस में भी जो पदार्थ बहता है वो खंडित होता है, करती हैं। इन शक्तियों में नदियाँ, आकृतियाँ पढ़ेंगे, नदी द्वारा निर्मित आकृतियाँ, हिमालय द्वारा निर्मित आकृतियाँ, पवन, सागरीय लहरें, मैंने कहा था, इन सब आकृतियों का भी आने वाले 2-3 लेक्चर से विस्तार से अध्ययन अपन करेंगे। अतः इस प्रक्रिया को अपर्दन कहते हैं, अपर्दन वाला पार्ट इसके अंदर है। तो अपक्षय और अपर्दन के अंदर मूल अंतर है कि इसमें, उसमें शक्तियाँ जो है उसमें गतिशीलता नहीं है, और इसके अंदर अपर्दन के अंदर जो है शक्तियाँ जो है गतिशील है, मूवमेंट है, स्थानांतरित करती हैं। इन दोनों ही शक्तियाँ शांत कभी रहकर निरंतर क्रियाशील रहती हैं। प्रथम प्रकार की स्थिर शक्तियों द्वारा चट्टानें केवल खंड खंड हो जाती हैं, अपने स्थान पर ही स्थिर रहती है, और अपने स्थान पर ही चट्टानें जो है वो खंडित होने लगती है। अतः धरातल पर क्रियाशील इन दोनों शक्तियों, अपक्षय और अपर्दन के सामूहिक प्रभाव को, भाई मैंने कहा था आपको, अन्नाच्छादन कहा जाता है, डेनुडेशन कहा जाता है। तो आपने देखा अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है, और अन्नाच्छादन क्या होता है। तीनों को अलग अलग परिभाषा में हम परिभाषित करते हैं। नाउ, अब अपक्षय का जब जहाँ तक संबंध है, अपक्षय के प्रकारों का अभी कहा कि चट्टानें अपने स्थान पर ही टूटती फूटती हैं, और इसके अंदर जो है तापमान, जल, हिम, तुषार क्रिया, जमता है, हिम जमता है, जैसे भौतिक कारक, ये फिजिकल फैक्टर्स है। और ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, घोलीकरण, या मैंने कहा कार्बोनेशन, जैसे रासायनिक। तो फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, और कुछ जीव जो हैं जैसे बिल बना के रहते हैं, जड़ों में रहते हैं, वनस्पतियों की जड़ें धरातल को कमजोर करती हैं, और ये
तीसरा जो प्रकार है वो बायोलॉजिकल एजेंट जो है, जैविक कारकों के द्वारा भी ये अपक्षय की क्रिया संपन्न होती है। अर्थात इस आधार पर भौतिक अपक्षय, यांत्रिक अपक्षय, फिजिकल एंड मैकेनिकल मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा है केमिकल वेदरिंग एंड तीसरा है बायोलॉजिकल वेदरिंग। नाउ फर्स्ट इज भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग। जब चट्टाने किसी रासायनिक परिवर्तन, इसमें कोई केमिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा और अपने स्थान पर ही विघटित होते हैं, इस क्रिया को भौतिक अपक्षय कहता है। जैसे तापमान, पाला, वर्षा, ये तापमान दिन के समय, आप मरुस्थलीय भागों के अंदर अब देखेंगे कि दिन के समय जो है तापमान बढ़ जाता है तो चट्टानें जो है फैलती हैं, चट्टानों के कण जो है फैलने लगते हैं और रात्रि के समय तापमान अचानक गिरने लगता है और गिरने के कारण जो है वो चट्टानें सिकुड़ती है। ये जो प्रक्रिया है चट्टानों का फैलना और सिकुड़ना का जो प्रक्रिया है, और इसके कारण जो है चट्टानें जो है परत परत धीरे धीरे जो है वो खंडित होने लगती हैं और ऊपर की परत हटती है और नीचे की परत जो है वायुमंडल के संपर्क में आती है। मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर ये एक सामान्य प्रक्रिया है और चट्टानें जो है उसकी ऊपर की परत जो है वायुमंडल के संपर्क में आते हैं प्याज के छिलकों की भांति। उदाहरण ये आता है कि ऊपर का जो परत है वो धीरे धीरे हटती है, फिर दूसरी परत जो है संपर्क वायुमंडल के संपर्क में आती है और वो धीरे धीरे खंडित होने लगती है। मगर पदार्थ जो टूटता है, खंडित होता है, वो अपने स्थान पर वहीं गिरता है, उसका किसी प्रकार से स्थानांतरण इस क्रिया के अंदर नहीं होता, मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। तो ये अपक्षय का पहला तापमान के कारण जो है खंडित है। दूसरा, जब चट्टानें फैलती हैं तो उनमें जॉइंट जो है, जो इनके जॉइंट जो है वो धीरे धीरे वो है मरुस्थलीय भागों में देखने को मिलेगा। जब वही चट्टानें फैलती हैं और सिकुड़ती हैं तो उनके जो जॉइंट्स हैं वो बड़े होने लगते हैं और वो बड़े होने के कारण जो है धीरे 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 वो चट्टानों की दरारें जो है इतनी बड़ी हो जाती है कि वो खंडित होने लगते हैं। और यही दरारें जो है वो इनका मुख्य कारण ये है कि मरुस्थलीय भागों के अंदर की सिकुड़न और फैलाव के कारण खंडित होने लगती है। जो पहाड़ी भाग हैं या पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर एक सामान्य क्रिया हम देखने को मिलती है कि चट्टानों के अंदर जो है चट्टानों की जो दरारें हैं, छिद्रें हैं, उनमें पानी भर जाता है और रात के समय जब तापमान या दिन में जो तापमान जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाता है तो जो छिद्रों और दरारों में जो पानी भरा होता है वो हिम में परिवर्तित होता है। और अपन ने पढ़ा है कि जब जल जो है हिम में परिवर्तित होता है तो उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है, अर्थात लगभग 10% बढ़ जाता है। और ये आयतन में वृद्धि जब होती है तो ये चट्टानों की दीवारों, जो क्रैक्स हैं उनकी दीवारों पर दबाव पड़ते हैं और ये और अधिक दबाव, इनका दरारें और अधिक बढ़ने लगती हैं और इस के कारण जो है चट्टानें जो है खंडित होकर बिखरने लगती हैं। ये तुषार क्रिया कहते हैं और ये क्रिया जो है वो मुख्यतः से पर्वतीय भागों में हमें सामान्य देखने को मिलती है या हिम वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये इस प्रकार की अपक्षय की क्रिया वेदरिंग प्रोसेस हमें सामान्य देखने में पाया जाता है। थैंक्स।